हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 11th के सेकेंड चैप्टर का है। तो अब बात करते हैं सेकेंड चैप्टर के बारे में। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। तो हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के विद्युत यांत्रिक अर्थात विद्युत से चलने वाले यंत्र और इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे सीपीयू, प्रिंटर, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, ये सभी हार्डवेयर के रूप में कंप्यूटर के अंतर्गत हार्डवेयर के रूप में आते हैं। इसे इमेज के रूप में आसानी से देख सकते हैं। पहली इमेज ये मॉनिटर की, दूसरी कीबोर्ड की। इन्हें भौतिक रूप से छू सकते हैं, देख सकते हैं, माउस और प्रिंटर। आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के ऐसे भाग जिन्हें यूजर देख तो सकता है पर टच नहीं कर सकता, अर्थात छू नहीं सकता, वह सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एक पारिभाषिक शब्दावली प्रयोग करके सॉफ्टवेयर की परिभाषा जो है वह इस प्रकार है कि निर्देशों के समूह को प्रोग्राम तथा प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कंप्यूटर पर डेटा इनपुट करने का प्रोग्राम, पेंट प्रोग्राम, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीडीएफ, ये सभी जो कंप्यूटर पर पड़े होते हैं जिन्हें यूज़र आसानी से यूज़ कर सकते हैं, वह सभी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आगे चलते हैं, सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में जानेंगे। हार्डवेयर के कोई प्रकार नहीं है, प्रकार हैं तो सिर्फ सॉफ्टवेयर के। तो कार्य के आधार पर सॉफ्टवेयर को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला भाग कंप्यूटर से संबंधित है और दूसरा भाग यूज़र के कार्यों से संबंधित है। इस प्रकार दो भागों में बांटा गया है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है कि सिस्टम को चलाने वाले सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र के कार्यों को प्रयोग करने के लिए निर्मित किए गए होते हैं। तो जैसा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने बताया, ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों को संपन्न करने तथा उन्हें कार्य के लायक रखने के लिए तैयार किए जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसिंग में लगा समय, मेमोरी स्पेस आदि की देखरेख भी करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़, डॉस, लाइनक्स, यूनिक्स, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। आगे आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर यूजर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे कार्यों को कंप्यूटर द्वारा संपादित करने की सुविधा भी प्रदान करता है, जिसका संबंध किसी व्यक्ति, कार्य, संस्थान या क्षेत्र विशेष से होता है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सकता है, जैसे अकाउंट संबंधी कार्य, पब्लिकेशन संबंधी कार्य, लेटर राइटिंग, रेलवे और एयरलाइन में रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं वह सभी। इन सभी कार्य के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे रेलवे रिजर्वेशन का है तो उसका अलग सॉफ्टवेयर होगा, एयरलाइन रिजर्वेशन के लिए अलग सॉफ्टवेयर होगा, कार्य लेखन, पत्र लेखन, प्रकाशन से संबंधित इन सभी के अलग अलग सॉफ्टवेयर होंगे जो अपने से संबंधित कार्यों को भली भांति संपन्न कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो प्रकार हैं,
यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में बताया जा रहा है। तो प्रयोग के आधार पर इन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है सामान्य प्रयोग के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अर्थात जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और सेकंड है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर सामान्य कार्यों के लिए तैयार किए जाते हैं। अब कंप्यूटर पर सामान्य कार्य क्या हो सकते हैं? जैसे लेटर टाइप करना, रिपोर्ट तैयार करना, डेटा फिल करना इत्यादि, ये सभी सामान्य कार्य हैं और इनके लिए सामान्य प्रयोग की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यही कहलाते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में इनका प्रयोग डॉक्यूमेंट निर्माण से जुड़े हुए कार्यों को पूरा करने में किया जाता है। इसमें जैसे MS वर्ड हो गया, वर्ड स्टार, वर्ड पैड, कीवर्ड, AV वर्ड, पेज मेकर, ये सभी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कहलाते हैं। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अर्थात एक्सेल की शीट जिसे नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं बैंकों में लेजर, बही खाते व समस्त प्रकार की वित्तीय जानकारियों को व्यवस्थित रखने के लिए किया जाता है। इसमें आते हैं MS एक्सेल, लोटस के वर्जन है 1, 2, 3, के स्प्रेड आदि। इसके बाद है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अर्थात DBMS। इससे रिलेटेड है। डेटाबेस को हम एक ऐसी बड़ी फाइल या फाइलों का समूह कह सकते हैं जिसमें उस संस्थान विशेष के सभी इम्पोर्टेंट डेटा रिकॉर्ड स्टोर रहते हैं। इन्हें व्यवस्थित रखने का कार्य डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। इस DBMS पैकेज के उदाहरण हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, फॉक्स प्रो, DBase और ओरेकल। इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अर्थात प्रस्तुतिकरण, ग्राफिक सॉफ्टवेयर डेटा प्रस्तुतिकरण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। यह सॉफ्टवेयर प्रत्येक प्रकार के चित्र बनाने, उसमें संशोधन करने, स्टोर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोमीडिया डायरेक्टर, कोरेल्ड्रा, ये सभी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से नहीं बल्कि यह ग्राफिक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं और भी हैं, जैसे ग्राफिक सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, दोनों को मैंने मिला के बताया। इसके बाद आगे है विशेष प्रयोग के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग प्रत्येक जगह नहीं किया जा सकता। इन्हें डेवलप करने के लिए यूज़र को इनकी आवश्यकता का पता करना होता है और पहले यह निश्चित किया जाता है कि यूज़र को सॉफ्टवेयर में क्या क्या सुविधाएं चाहिए। तभी विशेष प्रयोग के लिए हम उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाएंगे। जैसे कंप्यूटर गेम के सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, रेलवे, फ्लाइट, बस रिजर्वेशन से संबंधित सॉफ्टवेयर। इसके बाद एक सॉफ्टवेयर का तीसरा प्रकार है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। वैसे तो साधारण दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। वैसे एक तीसरा प्रकार भी देखने को मिलता है जिसका नाम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के रखरखाव व सुरक्षा से संबंधित होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनअप, डिस्क फ्रैगमेंटेशन सॉफ्टवेयर इत्यादि। यह सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात जो कंप्यूटर के रखरखाव और सुरक्षा से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। इस चैप्टर में है अगली हेडिंग उच्च स्तरीय भाषा। हाई लेवल लैंग्वेज सुविधाजनक होने के लक्षणों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका अर्थ है कि ये भाषा मशीन पर निर्भर करती है। यह भाषा अंग्रेजी भाषा के कोड जैसे होती है, इसलिए इसे कोड करना या समझना सरल होता है। इसके लिए एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं
फॉर्ट्रैन, बेसिक, कोबोल, पास्कल, सी, C++, जावा, विजुअल बेसिक .NET, HTML, सन स्टूडियो, C#, J#, इस सभी प्रकार की भाषाएं इसी उच्च स्तरीय भाषाओं की कैटेगरी में आती हैं। अब बात करते हैं कुछ हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरणों के बारे में कि कौन कौन से हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आती है फॉर्ट्रैन लैंग्वेज। फॉर्ट्रैन का पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसे 1957 में डेवलप किया गया था। जिसने डेवलप किया था उनका नाम था जॉन बेकस। यह फॉर्ट्रैन लैंग्वेज वैज्ञानिक और गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए डेवलप की गई थी। इसके बाद आई एल्गोल। 1958 में एल्गोरिथमिक लैंग्वेज अर्थात एल्गोल लैंग्वेज को डेवलप किया गया। इसे डेवलप किया था इंटरनेशनल कमेटी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय समिति ने। इसके बाद 1959 में कोबोल लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया गया। कोबोल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसको डेवलप किया था ग्रेस मुरे हॉपर ने। यह कोबोल लैंग्वेज बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग की समस्याओं को हल करने के लिए डेवलप की गई थी। इसके बाद आई बेसिक लैंग्वेज। 1954 में बेसिक लैंग्वेज आई। बेसिक का पूरा नाम है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसको डेवलप किया था दो लोगों ने। उन दो लोगों के नाम है डॉक्टर जॉन केमिनी और थॉमस कोल्टज ने। इसके बाद और भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जिनमें आती है बेसिक लैंग्वेज के बाद पास्कल। इसको 1970 में निकोलस वर्थ ने डेवलप किया था। इसके बाद सी लैंग्वेज 1972 में डेनिस रिची ने डेवलप किया था। सी लैंग्वेज के बाद आई C++। इसे 1980 में जॉर्ने स्ट्रूप ने डेवलप किया। इसके बाद आई जावा लैंग्वेज। 1990 में इसे सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप किया था। और इसके बाद आई HTML 1991 में। इसे टिम बर्नर्स ली ने डेवलप किया था। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस प्रकार ये थी हाई लेवल लैंग्वेज। अब आगे आते हैं चतुर्थ पीढ़ी भाषा के बारे में अर्थात 4GL। 4GL अर्थात चतुर्थ पीढ़ी भाषा तृतीय पीढ़ी भाषा के से उपयोग करने में अधिक सरल है। क्यों सरल है? सामान्यतः 4GL अर्थात चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं में विजुअल वातावरण होता है अर्थात ऐसा एनवायरनमेंट जिसे देखा जा सके, जबकि थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस में टेक्सचुअल वातावरण होता था अर्थात लिखित रूप में केवल लिख सकते थे टेक्स्ट को। टेक्सचुअल वातावरण में प्रोग्रामर सोर्स कोड को निर्मित करने के लिए अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं के एक पंक्ति का कथन चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं के एक पंक्ति का कथन थर्ड जनरेशन की 8 पंक्तियों के कथन के बराबर होता है। विजुअल वातावरण में प्रोग्रामर बटन, लेबल तथा टेक्स्ट बॉक्स जैसे आइटम्स को ड्रैग और ड्रॉप करने के लिए टूल बार का उपयोग करते हैं। इसकी विशेषता IDE है अर्थात इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। IDE का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिनके एप्लीकेशन कंपाइलर तथा रन टाइम को सपोर्ट करते हैं। चतुर्थ पीढ़ी भाषा के उदाहरण हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो और जावा स्टूडियो। ये सभी 4GL के उदाहरण हैं। अब इसके बाद आते हैं 4GL के लाभ अर्थात कौन कौन से इसके एडवांटेज हैं। तो सबसे पहला लाभ है चतुर्थ पीढ़ी भाषा को सीखना सरल है तथा इसमें सॉफ्टवेयर का विकास करना इजी है।
सेकेंड एडवांटेज है इसका, प्रोग्रामरों के लिए चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं में विकल्प उपलब्ध रहते हैं क्योंकि इसकी संख्या काफ़ी बड़ी होती है। तीसरा एडवांटेज है कि चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं की उपलब्धता कठिन नहीं है, अर्थात इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसके डिसएडवांटेज भी हैं, जिसमें कि पहली हानि है, इस पीढ़ी की भाषाओं के लिए विशेषज्ञों की कम आवश्यकता है, अर्थात जानकार लोगों की। इसका अर्थ है कि इसमें प्रोग्रामिंग आसान होने के कारण नौसिखिए भी सॉफ्टवेयर विकसित करने में सक्षम हो पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विशेषज्ञों का महत्व कम हो जाता है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज है कि इस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषाओं की एक बड़ी श्रृंखला होती है, एक बहुत बड़ी सीरीज होती है, जिससे यह निर्णय ले पाना कठिन हो जाता है कि किसका प्रयोग किया जाए तथा किसे छोड़ा जाए। ये सभी 4GL की विशेषताएं, जो लाभ और हानि है। 4GL में जैसा कि बताया HTML, जावा, ये सभी 4GL के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा पर। इस चैप्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जैसा कि मैंने बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के सभी संसाधनों के कार्यों को संचालित करता है, साथ ही यूज़र और हार्डवेयर के बीच माध्यम का कार्य करता है, अर्थात यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना है। ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना के 3 भाग हैं, कर्नेल, सेल और एप्लीकेशन। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना के 3 भाग हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रोग्रामों का समूह होता है, जैसा कि ये बताया। इसका कुछ भाग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप में स्टोर होता है, और कुछ भाग परमानेंटली रीड ओनली मेमोरी अर्थात रोम में सेव होता है। कंप्यूटर को जैसे ही ऑन किया जाता है, रोम वाला भाग एग्जीक्यूट होता है और मेमोरी में स्टोर भाग को रैम में क्रियान्वित कर देता है, अर्थात एग्जीक्यूट करता है। इस प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य 3 भाग हैं। कर्नेल, जैसा कि पता है कि यह सर्वे सर्वा होता है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य के बारे में है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से कार्य हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला कार्य है मेमोरी को मैनेज करना, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लगी मेमोरी अर्थात हार्ड डिस्क और अन्य भी मेमोरी जिस पर डेटा स्टोर होता है, रोम हो गया, रैम हो गया, उन सभी को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इसके बाद है फाइल को मैनेज करना। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल का मैनेजमेंट भी करता है, किस फाइल को कहाँ पर स्टोर करना है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। तीसरा है प्रोग्रामों की सुरक्षा बनाए रखना, अर्थात प्रोग्रामों की सिक्योरिटी, उस पर सुरक्षा बनाए रखना, यह कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। 4th नंबर है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, अर्थात कंप्यूटर को स्टार्ट करने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम भी करता है, अर्थात यह रोम पर स्टोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है वह रैम पर आ जाता है, जो प्रोसेस बूटिंग कहलाती है, अर्थात कंप्यूटर को ऑन करने की प्रोसेस बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। एक परिभाषा भी बन सकती है। 5वां कार्य है इसका सूचनाओं का प्रबंधन करना, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम सही प्रकार की सूचनाओं का मैनेजमेंट भी करता है। और 6वां है इनपुट और आउटपुट को मैनेज करना, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम तभी स्टार्ट होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करता है जब सही प्रकार की इनपुट और आउटपुट डिवाइसें सही तरीके से लगी हों। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य थे। अब आगे आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के बारे में, जिसमें सबसे पहला प्रकार है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में OS भी कहते हैं। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। एक ही प्रकार के जॉब के समूह को, जिसे बैच कहते हैं, की प्रक्रिया को यह सपोर्ट करता है।
दूसरा प्रकार है इसका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक यूज़र को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। इसी प्रकार इसका तीसरा प्रकार है मल्टीटास्किंग ओएस, अर्थात एक समय में एक से अधिक कार्य करने की सुविधा प्रदान करना। तीसरा प्रकार इसका है नेटवर्क ओएस, अर्थात नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसके प्रोटोकॉल का समूह होता है जो कई कंप्यूटरों को नेटवर्क करके कम खर्च में आसानी से प्रयोग करता है। और पांचवा अंतिम प्रकार है इसका रियल टाइम ओएस, अर्थात रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो निश्चित समय पर ही अपने कार्यों को क्रियान्वित करते हैं। इनका प्रयोग ऑटोमेटिक ट्रेन, वायुयान का संचालन, सैटेलाइट प्रक्षेपण आदि कार्यों में किया जाता है, जो दिए गए टाइम पर अपने सभी कार्यों को पूरा करते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जिसमें सबसे पहला है डॉस। डॉस का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1980 में डेवलप किया था। यह ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ प्रोग्रामों का समूह होता है जो सिस्टम को चलाने का या ऑपरेट करने का कार्य करता है। यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल कीबोर्ड का ही प्रयोग होता है, अर्थात माउस का प्रयोग नहीं होता। कीबोर्ड का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि इसमें केवल कमांड को लिख सकते हैं और लिखने के लिए केवल हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। सेकंड नंबर पर है विंडोज़। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ के कई वर्जन हैं, जिसका आगे बताया जाएगा इसमें। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम GUI के सिद्धांत पर कार्य करता है। GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यह यूज़र के लिए काफ़ी आसान होता है। आसान इसलिए होता है क्योंकि इसमें किसी भी फाइल को और फाइल में लिखे मैटर को आसानी से स्क्रीन पर देखा जा सकता है और माउस के द्वारा उसे आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, वो विंडोज़ के वर्जन हैं, जिसमें विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP का पूरा नाम है एक्सपीरियंस, विंडोज़ NT का पूरा नाम है न्यू टेक्नोलॉजी, विंडोज़ 2007, विंडोज़ 8, विंडोज़ 2010। इसके बाद है डॉस और विंडोज़ के बाद लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम और आया था लाइनक्स के पहले, जिसका नाम था यूनिक्स। लाइनक्स एक 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। 32 बिट का मतलब है कि एक बार में 32 बिट ये ट्रांसमिट कर सकता है। इसे 1991 में हेलेंसिकी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट लाइनस टॉरवेल्ड ने विकसित किया था। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइनक्स की बुक के साथ CD या DVD के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इसका सोर्स कोड अर्थात इसकी प्रोग्रामिंग इंटरनेट पर फ्री अवेलेबल है, जिसे कोई भी यूज़र अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट से डाउनलोड कर सकता है। यह यूनिक्स का एडवांस वर्जन है। जैसा कि मैंने बताया कि लाइनक्स के पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम और आया था जिसका नाम था यूनिक्स। तो लाइनक्स यूनिक्स का एडवांस वर्जन अर्थात उन्नत संस्करण है। इसके बाद है लैंग्वेज ट्रांसलेटर अर्थात भाषा परिवर्तक। भाषा परिवर्तक पहली बात कहते किसे हैं, अर्थात कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझ सकता है। मशीनी भाषा में लिखे गए कोडों को सीधे कंप्यूटर द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता था, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा भी मशीनी भाषा ही होती है। परंतु इसके बाद विकसित होने वाली प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे असेंबली, हाई लेवल 4GL भाषाओं में मशीनी भाषा के कोड नहीं लिखे जाते हैं। इस प्रकार उन भाषाओं को मशीनी भाषा में, जिस पर कंप्यूटर
काम करता है मशीनी भाषा में, उसमें कन्वर्ट करने के लिए कुछ ट्रांसलेटर अर्थात कन्वर्टर प्रयोग किए गए, जिसमें सबसे पहला है असेंबलर। असेंबलर एक प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। इसके अलावा यह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। यह न्यूमेरिक कोड जैसे ऐड अर्थात जोड़ करने के लिए लिखा गया शब्द, NOV, SUB आदि को बाइनरी कोड में बदलने का कार्य करता है। इस प्रकार असेंबलर साधारण रूप से समझा जाए, असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करता है। दूसरा ट्रांसलेटर है कंपाइलर। कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने का कार्य करता है। यहाँ पर सोर्स कोड है हाई लेवल लैंग्वेज। इसकी कार्य करने की स्पीड अधिक होती है और यह मेमोरी में अधिक स्थान घेरता है, क्योंकि यह एक बार में पूरे प्रोग्राम को रीड करता है और यदि कोई एरर होती है तो एरर मैसेज स्क्रीन पर शो करता है। इस प्रकार तीसरा ट्रांसलेटर है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है। इंटरप्रेटर एक एक इंस्ट्रक्शंस को बारी बारी से मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। यह हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम के सभी इंस्ट्रक्शन को, सभी निर्देशों को एक साथ मशीन भाषा में ट्रांसलेट नहीं करता है। यह मेमोरी में कम स्थान घेरता है, इसलिए प्रोग्राम की लाइन को बारी बारी से चेक करता है और यदि किसी एक लाइन में कोई एरर होती है तो यह एरर मैसेज शो करता है और तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक कि उस लाइन में दी गई गलती को सुधारा न जाए। इस प्रकार ये 3 ट्रांसलेटर थे। इस प्रकार ये चैप्टर पूरा होता है। अगर कोई भी हेडिंग न समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस चैप्टर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के प्रकार, हाई लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबली भाषा को जो मशीनी भाषा में, इस प्रकार असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में समझाया गया है। धन्यवाद।